हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भानु प्रताप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अध्याय 8 के क्लास 21 में हम लोग आज इन सब टॉपिक को देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कृषि मशीनीकरण को देखा था। वो टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आधुनिक कृषि पद्धतियों के अंतर्गत आता है। ये तीनों चीजें भी आधुनिक कृषि पद्धतियां जो है उसके अंतर्गत आती हैं। आधुनिक कृषि पद्धतियां, इसका मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं कि 1960s में 60 के दशक में भारत में हरित क्रांति लाया गया। हरित क्रांति को आप आधुनिक कृषि पद्धति कह सकते हैं। इसमें जो कृषि का जो बेसिक था, यानी आधारभूत चीज जो था, यानी कि सीड्स, उर्वरक के रूप में खाद का जो हम प्रयोग करते थे, इसके अलावा कीटनाशकों का भी हम प्रयोग करते थे, लेकिन देसी तरीके से और स्थानीय तरीके से किसानों के द्वारा ही ये सभी चीजें की जाती थी। जैसे बीज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बीज किसानों का अपना ही होता था, यानी कि बीज उसको बाजार से नहीं खरीदना पड़ता था। सबसे अच्छा उसका जो फसल होता था उसी को अगले साल बोने के लिए वो रख लेता था। बीज संप्रभुता, किसानों की बीज संप्रभुता इसको कहा जा सकता है। उसी तरह से उर्वरक यानी कि खाद के रूप में किसका प्रयोग होता था? तो गाय के गोबर का प्रयोग होता था। उसका कंपोस्ट बना के या किसी भी तरीके से प्रयोग किया जाता था। और भी कई सारी चीज़ों का प्रयोग हो सकता था। इसके अलावा जो है कीटनाशक, यानी कि मान लो कि फसलों में कुछ कीड़े वगैरह लग गए, तो पहले तो लगते नहीं थे। पूरा इकोसिस्टम कुछ इस तरह का बना हुआ था कि वर्तमान में आप फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे कीड़ों को जो देखते हो कि बिना पेस्टिसाइड के वो खत्म हो ही नहीं सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो 60s के पहले भारत में कृषि पद्धतियां स्थानीय आधार लिए हुई थी। स्थानीय इकोसिस्टम उसका था, लोकल इकोसिस्टम था और किसानों के पूरी तरह से कंट्रोल में था। लेकिन 60s में जो न्यू एग्रीकल्चर जो एक तरीके आए, उसमें उच्च उत्पादकता वाले बीज, जिसको हाई यील्डिंग वैरायटी भी कह सकते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यहाँ उपयोग किए जाने लगे। अब ये 60s में हुआ। अब इसमें जो है जीएम की बात करी जा रही है और बहुत सारे बीज जो है जीएम वाले हो भी चुके हैं। कई सारी चीज़ें जो है लीगलाइज हैं और कई सारी चीज़ें जो है बिना सरकार की अनुमति के भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं। मार्केट में आपको बहुत सारे सब्जियां और फल जो मिलते हैं उसमें जीएम वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बीज विकास आधुनिक कृषि पद्धतियों का एक पार्ट है। इसको विस्तार से हम देखेंगे। उर्वरक की जहां तक बात करें तो ये जो बीज है, ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी का बीज था, ये बिना उर्वरक के काम नहीं करता था, बिना अत्यधिक पानी के काम नहीं करता था। तो पानी को, ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए भी मशीनों की आवश्यकता थी। तो कृषि मशीनीकरण फिर यहीं से जुड़ जाता है। कीटनाशक, जैसा कि मैंने बताया कि जो बीज आ रहे हैं उन बीजों में प्रॉब्लम क्या है? जो उच्च उत्पादकता वाले बीज थे उनमें प्रॉब्लम ये थी या है कि उसमें बहुत सारे कीट लग जाते हैं। उनकी जो प्रतिरोधकता उतनी नहीं होती है। कई बार तो ये भी आरोप बहुत सारे कृषि विशेषज्ञों के द्वारा लगाया जाता है कि इन बीजों में जानबूझ के ही कुछ इस तरह का काम किया जाता है जिससे उसमें बहुत सारे कीट लग सके, ताकि कीटनाशक का फिर बिक्री हो सके। एक मार्केट का एक पूरा इकोसिस्टम एक क्रिएट किया गया। तो आज हमारा जो टॉपिक है बीज विकास, उर्वरक और कीटनाशक, जैसा कि मैंने बताया कि आधुनिक कृषि पद्धतियों का ही एक पार्ट है। कृषि मशीनीकरण जो पिछले क्लास में था वो भी इसी सेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को विस्तार से देखते हैं। यहाँ चूंकि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, सिलेबस को कवर करने के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसीलिए बीज विकास और उर्वरक और कीटनाशक आदि का जो पॉजिटिव साइड है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन हम एक न्यूट्रल वे से भी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। उसका फायदा आपको इंटरव्यू में, निबंध जैसे सेक्शन में और आपका जो कार्य क्षेत्र होगा उसमें भी फायदा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जो कंटेंट लिखा हुआ है वो पॉजिटिव वे से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव के साथ साथ कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट जो हैं उस पर भी बात करते चले जाएंगे। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो बीजों की गुणवत्ता में अगर वृद्धि कर दी जाए, जैसा कि मैंने बताया कि पहले तो परंपरागत बीज होते थे, सबसे अच्छा जो फसल होता था उसको अगले बीज के लिए रख लेते थे, ठीक है। तो वहां भी बीजों का विकास हर एक साल होता चला जाता था, कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन आधुनिक तरीके से जो संकर बीज तैयार किए जा रहे हैं, यानी हाइब्रिड सीड्स जो तैयार किए जा रहे हैं, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये उच्च गुणवत्ता वाले बीज होते हैं और इसका अगर उपयोग किया जाए तो 20 से 25% तक जो है उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। ये पूरी तरह से सही है भी, मतलब पूरी तरह से सही नहीं है वैसे। एक्चुअली क्या है कि शुरुआत में तो ऐसा हुआ कि सही में हाई यील्डिंग वैरायटी जो है उत्पादन ज़्यादा देने लगे थे। लेकिन 60s से लेके अभी तक की अगर बात करें, मतलब लगभग 50 साल के आसपास ये प्रक्रिया भारत में चल रही है। तो इतने साल के दौरान ये अनुभव किया गया कि ऐसा नहीं है कि जो बाजार के बीज हैं या संकर हाइब्रिड बीज हैं वो उत्पादन ज़्यादा करते हैं।
उत्पादन थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर करते भी थे तो अब जो है उत्पादकता उनकी घट गई है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो पूरा इकोसिस्टम है कि उच्च उत्पादकता वाला बीज, उसके साथ साथ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब के कारण जो है भूमि की उत्पादकता, जो नेचुरल उत्पादकता है, वही घट गई। और वो जब घट गई तो ओवरऑल उत्पादकता जो है वो आपको घटी हुई नजर आ रही है। जबकि जो लोकल स्थानीय बीज हैं उसका अगर प्रयोग लगातार लाखों सालों से किया जा रहा है, या उसके पहले भी आप देख सकते हो, तो इतने समय से हमने अगर स्थानीय बीज का प्रयोग किया तब भी उत्पादकता में कमी नहीं होती थी, उत्तरोत्तर उत्पादकता में वृद्धि होती जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जो है जमीन की उर्वरता जो है, भूमि की उर्वरता, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता था। ठीक है, तो ये जो बात यहाँ लिखा गया है ये फैक्चुअली तो सही हो सकता है, बट इसमें अगर हम एनालिसिस करें तो पता चलेगा कि इसका लिमिटेशन है इस बात का। ठीक है, उत्पादकता तो बढ़ा लेकिन भूमि की उत्पादकता जो है घट गई, इसलिए लॉन्ग टर्म में क्या होगा? नुकसान होगा। तो ऐसा यहाँ कहा जा रहा है, चूंकि यहाँ बीज विकास के पक्ष में बात लिखी गई है, तो अतः भारत में गुणवत्ता युक्त बीज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कई सारी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको थोड़ा कंट्रडिक्शन होगा कि कुछ बातें मैं नेगेटिव भी बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो है पॉजिटिव पॉजिटिव ही बात लिखी हुई है, तो दोनों को बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ जो बात लिखी हुई है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है, लेकिन कई बार यूपीएससी जो है कुछ प्रश्न ऐसे पूछ देते हैं जिसमें नेगेटिव चीजें भी आपको लिखना पड़ता है। ठीक ना, विश्लेषण करना पड़ता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, वो मैं बोल दे रहा हूँ। तो बीज विकास के लिए अपर्याप्त शोध, ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाले बीज होने चाहिए, लेकिन इस दिशा में कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं में पहला है कि बीज विकास के लिए पर्याप्त शोध नहीं हो पाए हैं। ठीक है, जैसे धान और गेहूं का स्वदेशी उन्नत बीज हमने डेवलप किया था, सरकार ने डेवलप किया था, पूंजीपतियों ने डेवलप किया था, और उस डेवलपमेंट का नतीजा ये हुआ कि हरित क्रांति हुई। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन बीते कुछ दशकों में बीज व बीज प्रौद्योगिकी के विकास में अपर्याप्त शोध है। अब भाई सवाल ये भी कुछ लोग उठा रहे हैं कि अगर एक बार आपने उच्च गुणवत्ता वाले बीज डेवलप कर दिए तो क्या फिर बार बार आपको डेवलप करने की आवश्यकता है? अगर बार बार डेवलपमेंट होगा तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्च होगा, पूंजीपतियों का अपना जो इंटरेस्ट है, ठीक है ना, उनका जो अपना हित है, वो तो किसानों पर ही ला देंगे। तो होना तो ये चाहिए कि अगर वास्तव में विज्ञान ये कुछ करना चाह रहा है कि किसानों के हित में, तो एक बार हो गया तो हो गया, लेकिन लगातार इसमें कुछ ना कुछ आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं वो लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे कि भूमि की उत्पादकता को कम कर देंगे। अब भूमि की उत्पादकता को कम किए तो अब किसान क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर का प्रयोग करना स्टार्ट करेंगे। वैज्ञानिक भी फिर ऐसे वैरायटी को बनाएंगे जो कि कम भूमि मतलब कम उपजाऊ भूमि है उसमें भी ज्यादा वो प्रोडक्शन दे, तो उसको मेंटेन करने में एक अपने आप में एक समस्या बनी रहेगी। जबकि जो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए बीज हैं, जो नेचुरली जो आपको बीज मिलते हैं, ठीक है, उसमें ऐसी बात नहीं है, उसमें खुद ब खुद हल्का 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 डेवलपमेंट होते रहता है, एक सिस्टमैटिक वहाँ एक ग्रो है ना। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि बीते कुछ दशकों में बीज व बीज प्रौद्योगिकी के विकास में अपर्याप्त शोध व जेनेटिक इंजीनियरिंग बाधा बने हुए हैं, इसलिए निजी और सरकारी क्षेत्र में इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा बीजों का अधिक मूल्य, ऑब्वियसली जो अगर बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि चीज़ें होती हैं तो बीज इतने महंगे हो जाएंगे कि छोटे और जो मध्यम किसान हैं उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। उपयोग करने के बाद भी नुकसान हो रहा है बड़े बड़े किसानों को। पूरा पंजाब का क्षेत्र जहाँ हरित क्रांति का एक तरह से बेस था, वो बर्बाद हो चुका। अब उस बर्बाद हुए पंजाब को क्या फिर से आबाद किया जा सकता है? घर घर में वहाँ कैंसर है, क्या फिर से उसको वैसा ही बनाया जा सकता है? 5 नदियों की भूमि, मतलब बहुत पुरुषार्थी लोग हर तरह से, लेकिन क्या स्थिति वहाँ की होगी? तो ऐसा नहीं है, बीजों का सिर्फ अधिक मूल्य होगा, यही एक समस्या है। अगर बीज का अधिक मूल्य है, सरकार सब्सिडी दे रही है, फिर भी लोग उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी भी अपनी समस्या है। इसके अलावा आपूर्ति में कमी, इसमें बहुत पॉजिटिव बात लिखी है, उसको आप देखिएगा। लेकिन यहाँ कुछ जो दूसरे पक्ष है उसको भी मैं दिखाते चला जाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए कि एक दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ छपा था, उसमें ये है कि कोई महानुभाव है, श्रीमान है ये, इन्होंने क्या किया है कि अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके ये गांव-गांव जाके बीज कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और 1100 से ज़्यादा जो लोकल वैरायटी होती है, ठीक है, लोकल वैरायटी का मतलब अभी तो बाजार में जो बिकने वाले फल है या सब्जी है, अनाज है, वो बहुत ही सीमित हो गया है ना। जैसे मान लो कि गेहूं और चावल, अनाजों में गेहूं चावल तक सीमित हम हो गए, फल और सब्जी में भी सीमित चीज़ें ही हैं। जैसे मान लो कि टमाटर, अब टमाटर का भी 1-2 ही लंबा अंडे की तरह एक वैरायटी आपको देखने को मिलेगा, जबकि टमाटर के जो है सैकड़ों प्रजातियां थी। तो इस तरह से स्थानीय स्तर पे हम अगर देखें
तो बहुत सारे बीज थे, वो धीरे धीरे करके ये आधुनिक टेक्नोलॉजीज के चक्कर में वो सब बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह का काम कर रहे हैं। ये इस तरह के लोग जो है बहुत ही इंस्पायरेशन वाला काम करते हैं, और जो युवा हैं उनको भी इस तरह की चीज़ों से इंस्पायरेशन लेना चाहिए। ठीक है, इवन मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो बेसिकली टीचर ही हूँ, लेकिन फिर भी अभी पिछले कुछ समय से मेरी जो एक सोचने की जो वो एक तरीका है, उसमें जो कुछ बदलाव आया, उसमें मुझे लगा कि सही बात है कि जो देसी बीज है, जो लोकल सीड्स हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो खत्म हो गए तो सोचिए ना कि जो जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी कि आनुवांशिक रूप से उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, जब आप उसको खाते हो, लेते हो, तो क्या होगा कि आपका भी हो सकता है कि आनुवांशिक रूप से आपका जो ये है, आनुवांशिक जो आपके गुण हैं, वो आप में भी परिवर्तन हो जाएंगे, अलग तरह से बॉडी में वो फंक्शन करेंगे, हजार तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो आज के डेट में टमाटर और हजार जो भी मतलब सब्जियां हैं, ठीक है, मक्का है, ये है, वो है, जो कुछ भी है, तो इसको सामान्य रूप से खेती का मामला ना मान करके इसको एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य का मामला और हमारे भविष्य के लिए इसको एक समझ सकते हैं कि अगर हम बीजों को नहीं बचा पाते हैं, ठीक है, तो बाजारवादी शक्तियों के कारण वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उनके पास तो रहेंगे, हमारे पास नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है इस तरह का किया है इन्होंने। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों के मुद्दे पर अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जीएम कॉटन जो है उसका उपयोग तो हो रहा है, और कॉटन के जो किसान हैं उनकी क्या दुर्गति हुई है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जीएम ब्रिंजल यानी कि बैगन का जीएम वैरायटी लाने पे खूब चर्चा हो रही थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि गुपचुप तरीके से खेतों में उसका उपयोग हो रहा है, किसानों को कुछ फायदा पहुंचाया जा रहा है और धीरे धीरे इस तरह का उपयोग हो रहा है। तो ये सब स्थितियां जो है कई दृष्टिकोण से नुकसानदायक हैं, जैसे कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से। क्योंकि जैसे एक बार मैंने एक वीडियो में देख रहा था, और शायद महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश का कोई किसान था, कोई इंटरव्यू लेने वाला था, तो उसने कहा कि आपका ये जो क्षेत्र है ये तो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, बंजर क्षेत्र है, तो यहाँ इतना अच्छा आपका सब्जी कैसे हो रहा है। अब उतना मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, नहीं तो दिक्कत हो जाती है कई बार। तो उस किसान ने कहा कि वास्तव में इसमें हमने जो बीज डाला है वो कहीं किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं लाया था, और उसमें कुछ ऐसे मतलब जैसे मान लो कि सब्जी है, लेकिन सब्जी में कुछ ऐसे जीव का जीनोम डाला गया है जिससे इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, और ऐसे जगह प्रोडक्शन हो रहा है जहाँ एकदम से बंजर क्षेत्र है, लहलहाता हुआ खेत, और बहुत सुंदर उसका सब्जी दिख रहा था। अब वो सब्जी जब मार्केट में पहुंचेगा तो मार्केट के जो खरीदने वाले लोग हैं, कंज्यूमर हैं, वो तो समझ नहीं पाएंगे कितना, उनको तो बोलेगा कितना सुंदर सुंदर सब्जी है, वो खरीदेंगे। लेकिन उसके जीनोम में जो परिवर्तन किया गया उस बात से तो वो बिल्कुल अनजान है। तो कहने का मतलब है कि ये नैतिक प्रभाव भी रखता है। अब कोई शाकाहारी व्यक्ति है, उसमें उस जानवर का कुछ डीएनए या जीनोम वहां मिलाया गया है, वो भी एक नैतिक दृष्टिकोण से गड़बड़ है, धार्मिक दृष्टिकोण से कई बार गड़बड़ हो सकता है। तो जीएम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जीएम पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, पर्यावरण दृष्टिकोण से कैसे, जैसे मैं महाराष्ट्र का भी उल्लेख कर रहा था, तो महाराष्ट्र में पानी की कमी है, पठारी क्षेत्र है, और वहाँ अगर कॉटन का उत्पादन कर रहे हैं, तो कॉटन का उत्पादन करने पानी की ज़्यादा मान लो कि आवश्यकता होगी, कहाँ से वो पानी लाएंगे, पूरा क्षेत्र जो है बंजर पड़ जाएगा, है ना। तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से समस्या हो सकती है, खाद्य श्रृंखला के दृष्टिकोण से समस्या हो सकती है, क्योंकि जो फूड एक तरह से हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम वो है। अब इकोसिस्टम में किसी चीज़ को जीएम के रूप में अगर आप लाते हो तो हो सकता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। ठीक है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं कृषि को लेकर के जो होती हैं, मान लो कि कहीं सुखाड़ पड़ गया, वहाँ भी जीएम वाला फसल लहलहा रहा है। प्रकृति अपने तरीके से काम करती है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस अलग तरीके से हम करते हैं, जैसे मान लो कि पंजाब के क्षेत्र में भी धान का उत्पादन क्यों किया जाने लगा, वो इसलिए किया जाने लगा क्योंकि धान की कुछ ऐसी वैरायटी होगी, या फिर पानी का एकदम नीचे से पानी जितना लेना है उतना ले रहे थे। तो इन सब कारणों से नेचुरल जो एक तरीका होता है कि कहाँ कौन सी फसल उगेगी, ये प्रकृति निर्धारित कर चुकी है, परमेश्वर निर्धारित कर चुके हैं। ठीक है, उसी निर्धारित अवस्था में हमें चीज़ों को करना है, और ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि प्रकृति का जो अपना लिमिटेशन है उसको हम क्रॉस कर जाएं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मनुष्य अपना प्रयास करेगा, वो ठीक है, उतना तो हमेशा से किया जाता रहा है, बहुत ज़्यादा होगा बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, हो रही है। इसके अलावा रोग फैलने और परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन के मामले को देखते हुए तो कई सारे इस तरह के मामले हैं जिसके कारण जीएम को पूरी तरह से अनुमति ऑफिशियली तो नहीं दी जा रही है। इस पर बहुत सारे मुद्दे हैं,
क्योंकि पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे बोलने वाले लोग हैं। लेकिन जीएम को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जो बताते हैं जीएमओ जो है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल हैं, वो वास्तव में सिर्फ उच्च उत्पादकता के लिए या फिर अन्य चीजों के लिए नहीं है। उसका उपयोग जो है नियो कॉलोनियलिज्म के लिए भी किया जा सकता है, नियो कॉलोनियल टेक्नोलॉजी के रूप में भी किया जा सकता है, यानी कि नव उपनिवेशवाद के संदर्भ में भी जीएमओ का इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेष करके अफ्रीका में ये रैपिडली ये देखने को मिल रहा है कि वहां का लोकल जो, यहाँ एक देखिए एक टर्म लिखा हुआ है सीड सॉवरेनिटी, यानी कि बीज संप्रभुता। बीज संप्रभुता यानी किसानों की अपनी बीज संप्रभुता होती है कि किसान, जैसे मैं अगर किसान हूं तो मैंने किसी चीज का उत्पादन किया, अब उस बीज पर मेरा पूरा अधिकार है कि मैं उसको क्या करूंगा कि जो सबसे अच्छा मेरा मक्का होगा, मान लो मक्के की बात करते हैं, तो उसमें मक्के की बालियों को मैं अगले साल के लिए रख लूंगा, फिर उसमें मैं उसका बीज के रूप में उपयोग करूंगा। तो बीज के लिए मुझे मार्केट को पे नहीं करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट को पे करना एक बात हुई, दूसरी बात यह है कि उसमें जो मिलावट हो रही है, मक्का मक्का है ही नहीं, तो मक्के का जो गुण होना चाहिए वो गुण उसमें नहीं होगा, और उसमें मिलावट किसी भी स्तर की हो सकती है। तो केनिया या अफ्रीका के जो अन्य कंट्री हैं उनमें जो जीएम है वो वास्तव में नव उपनिवेशवाद का एक आधार बनता चला जा रहा है, एक माध्यम बनता चला जा रहा है। भारत में भी बड़े सचेत रहने की आवश्यकता है। अब हम उर्वरक पे आते हैं, फर्टिलाइजर पे आते हैं। तो उर्वरक के संदर्भ में भी आप वही समझें कि पहले परंपरागत रूप से जिन खाद का प्रयोग करते थे, हम खाद का प्रयोग करते थे यानी उर्वरक का प्रयोग करते थे, वो नेचुरली जो आसपास, जैसे मान लो कि पत्ते हैं, वही पत्ते जमा हो गए, उसका उपयोग हो जा रहा है, कार्बन खेत का बढ़ रहा है। इसके अलावा जो है, जैसे मैंने बताया कि गाय के गोबर का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आप गौर करना कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति दोनों साथ साथ आई। हरित क्रांति ने क्या किया कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हाईएंड वैरायटी को बढ़ावा दिया। श्वेत क्रांति ने जो देसी नस्ल की गायें थी उसको बहुत हैम्पर किया, उसको बहुत नष्ट ही, खत्म ही कर दिया ऑलमोस्ट। हरित क्रांति के, श्वेत क्रांति के बाद आप देखोगे कि जो भारत की जो देसी नस्ल की गायें थी, जिसको बोस इंडिकस कहा जाता है और जिसको लेकर के पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, अमेरिका जैसे देशों ने उस पर 3-3 पेटेंट ले रखे हैं उसके गोमूत्र पे, तो इतना इंपॉर्टेंट। लेकिन श्वेत क्रांति ने उसको क्या किया कि देसी नस्ल की गायों को खत्म कर दिया। अब जो गायों का जो नस्ल था, देसी नस्ल की गायें, और जो हरित क्रांति था, देसी नस्ल की गायें और जो परंपरागत कृषि, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो उर्वरक जो है, ये केमिकल फर्टिलाइजर की बात की जा रही है, ये भी आपके जो है हरित क्रांति का ही एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ इसके बारे में कुछ पॉजिटिव लिखा गया, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हम दोनों देखते चले जाएंगे। तो कृषि उत्पाद वृद्धि की दिशा में उर्वरक एक महत्वपूर्ण और महंगा निवेश है। हरित क्रांति से भारत में उर्वरक के इस्तेमाल में काफ़ी तेजी आई है, और उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को खास सब्सिडी देना स्टार्ट किया। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उर्वरक को लेके जो सब्सिडी दी जाती है वो डायरेक्टली किसानों को नहीं दी जाती है, कंपनियों को दी जाती है जो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, ताकि वो कम मूल्य पर किसानों को उपलब्ध करवा सके या मार्केट को उपलब्ध करवा सके फर्टिलाइजर। ऐसा फैक्ट है कि आज कृषि सब्सिडी में ये खास सब्सिडी जो है कृषि जीडीपी का लगभग 8% है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि खाद के प्रयोग के अनुरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। ये फैक्ट बता दिया गया है कि वास्तव में खाद के प्रयोग के अनुरूप जितना फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया उस अनुपात में कृषि उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई। अब बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब का तिक्रम का प्रयोग करके पहले तो उत्पादन बढ़ा दिया गया वास्तव में। ठीक है, अभी भी आप फर्टिलाइजर का प्रयोग करोगे तो उत्पादन बढ़ता है, लेकिन जो भूमि की फर्टिलिटी है, भूमि की जो उर्वरता है वो जो घट जाती है, और उसके कारण लॉन्ग टर्म क्या 10-20 साल में ही आप देखोगे कि भूमि जो बंजर होने लगता है, और भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र बंजर हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो उत्पादकता में वास्तव में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसलिए आप क्या कर रहे हैं कि किसान और ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ चीज़ों को आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दुर्गति हुई है। हरित क्रांति के बाद खेती में खाद के इस्तेमाल में असंतुलन आया है, और जैसे यूरिया पे अधिक निर्भरता हुई है, क्योंकि यूरिया क्या करता है कि फसलों के ग्रो में बहुत ज़्यादा सहायता कर देता है। ठीक है, तो लोग अपने फसलों को बढ़ाने के लिए यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। इसमें एक और बात हुई है कि जो उपज में असंतुलन तो पैदा हुआ ही है, इसके अलावा जो क्षेत्रीय असंतुलन भी पैदा हुआ है कि जहाँ मान लो कि यूरिया और डीएपी इन सब का उपयोग किया जा रहा है, तो वहाँ उत्पादकता में शुरुआती स्तर में वृद्धि हो गई, दूसरे क्षेत्रों में वृद्धि नहीं हुई। जैसे पंजाब का इलाका था, तो शुरुआत में पंजाब में बहुत ज़्यादा संपन्नता हो गई, बहुत ज़्यादा किसानों की संपन्नता बहुत बढ़ गई। उनको पता नहीं था कि वो अपनी ही फसल में जहर डाल रहे हैं और उस जहर का असर उन पर भी पड़ने वाला है। ठीक है,
तो जब 60s में ये स्टार्ट वहाँ किया गया तो बड़े बड़े फार्म, बहुत लोगों ने वहाँ पैसा कमाया। उसके बाद एक पीढ़ी बीती होगी मुझे लगता है, एक पीढ़ी के बाद ही अभी क्या अवस्था हो रही है, घर घर वहाँ कैंसर हो गया है। कोई भी जैसे पहले लगते थे पंजाब के लोग वैसे लगते हैं कि अब नहीं लग पा रहे। क्यों? क्योंकि घर घर जो है वो समस्याएं पैदा हो रही हैं, कृषि कार्य से भाग रहे हैं। क्यों करेंगे? जबकि कृषि कार्य एक धर्म के रूप में उनके पास था, कृषि कार्य करते थे, सब लोग करते थे, चाहे वो बहुत संपन्न हो या निर्धन हो। तो इस तरह से क्षेत्रीय और असंतुलन, उपज संबंधी असंतुलन पैदा होगा। जो अन्य खाद के दाम हैं वो गिर जाएंगे क्योंकि यूरिया का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो परंपरागत रूप से जो चाहे गोबर वाला खाद था या फिर प्राकृतिक रूप से जो फसल को पोषण देने वाले तरीके को, ये सबको नज़रअंदाज किया गया। ठीक है, गोबर का कई लोग जो है अभी मीडिया वगैरह जानबूझ के मजाक बनाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसानों को या लोगों को सही चीज़ों के बारे में पता चलेगा, उसका उपयोग करने लगे, तो मार्केट की जो शक्तियाँ वो तो कमज़ोर हो जाएंगी। गोबर का मतलब क्या होता है? गौ होता है एक्चुअली, और बर यानी गौ का वरदान है ये। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंस देसी गाय के गोबर का होता है, उसका प्रयोग हम लोग फसलों में करते थे। लेकिन अब ये पूरी तरह से क्या हो गया? नज़रअंदाज हो गया मार्केट की शक्तियों के कारण। इसके अलावा चक्रीय फसल उत्पादन और दो फसलों के बीच दलहन लगाने का, आपने स्कूली जो कक्षाएं हैं वहाँ भी आपने पढ़ा होगा कि दो फसलों के बीच में, दो अनाज के जो फसल हैं, ठीक है, खाद्यान्न के जो हैं, उसमें दलहन का लगाया जाए। ठीक है, ताकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो। दलहन के कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो इन सब चीज़ों को अब नकारा जाने लगा, ज़्यादा इग्नोर किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि अब फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके इन सब जो प्राकृतिक तरीके हैं उसका उपयोग थोड़ा कम हो गया। एक सेकेंड। सब्सिडी युक्त खादों का इस्तेमाल और गैर कृषि कार्यों में भी होने लगा। जो खाद का प्रयोग था, चूंकि खाद का सब्सिडाइज्ड मूल्य पे यानी कम मूल्य पे मिलता था, तो अन्य जो कृषि के अलावा जो कार्य है उसमें भी होने लगा। कई बार तो ये भी सुनने को मिला है कि जो दूध है, अब आप देखो कि उतनी गाय और भैंस नहीं है जितने दूध मार्केट में है, तो ये दूध आ कहाँ से रहा है? तो कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि फर्टिलाइजर मिला देते हैं दूध में भी, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन ये सब भी होता है। खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल से कई क्षेत्रों में भूमि में लवण की मात्रा, ठीक है, लवण की मात्रा बढ़ गई है। इसके अलावा भूमि की उर्वरता घटी है। कृषि क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में अब क्या क्या हो सकता है? तो पहली बात तो इसका संतुलित इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, NPK उसको बोलते हैं। तो NPK का अपना एक रेशियो होता है, उसी रेशियो के आधार पर इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड था, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड में मृदा लिख दो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड को खाद से जोड़ना होगा। जहाँ जहाँ मृदा खराब है, कमज़ोर है, वहाँ जो है दिया जाए, अदरवाइज ना दिया जाए, ताकि ज़मीन को जो खाद चाहिए वही खाद मिले। अब इसमें एक बात देखो कि वास्तव में जो नेगेटिव पक्ष है, जैसे मैंने शुरू में ही बोल दिया कि UPSC एक बैलेंस्ड सवाल पूछती है। कई बार मटेरियल में उतना चीज़ नहीं लिखा होता है, नेगेटिव पक्ष कम लिखा हुआ होता है, क्योंकि जो भी मटेरियल बनता है वो सरकारी सोर्स का ही प्रयोग करके बनता है। ठीक है, बहुत सारे रिपोर्ट्स का प्रयोग करके बनता है, बजट, आर्थिक समीक्षा आदि का प्रयोग करके बनता है। तो कई बार नेगेटिव चीज़ों को उतना नहीं डाला जाता, लेकिन जैसे मैंने कुछ अखबार के कटिंग भी दिखाए तो वहाँ भी नेगेटिव चीज़ों को दिखाया जाता है। तो एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को ध्यान में रखना, क्योंकि गवर्नमेंटल पॉलिसी जब होती है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं फोकस करना होता है, बट फिर भी सवाल कई बार पूछ दिया जाता है। जैसे देखो, ये स्लाइड मैंने एक बार और आपको दिखाया था इसी सीरीज के दौरान बहुत शुरू में। तो देखो यहाँ है कि कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों, तो नाइट्रोजनी उर्वरक किसको कहते हैं? नाइट्रोजनी उर्वरक, जिसको N से डिनोट करते हैं यूरिया। ठीक है, तो यूरिया को नाइट्रोजनी उर्वरक कहते हैं। तो इसके अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? अब यहाँ 3 चीजें दी गई हैं, आप इसमें देख लो कि क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात तो नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बढ़ना, तेजी से बढ़ना। ठीक है, तो नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का तेजी से बढ़ना, ये क्या हो सकता है? तेजी से बढ़ना हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्या? अगर हम N का बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे, यूरिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तेजी से बढ़ेगा क्या? तो इसमें ऐसे भी हम कई बार एग्जाम में हम देख लेते हैं कि मान लो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फसलों के लिए अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो आपको अगर पता चले कि अच्छा दलहन का पौधा तो यही काम करता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम कर रहा है, तो दलहन का पौधा तो अच्छा काम कर रहा है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोलिफरेशन यानी तेजी से बढ़ना, ये तो अच्छी बात हुई।
तो जब हम नाइट्रोजनी उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करेंगे तब तो नुकसान होगा ना, अच्छी बात होगी थोड़ी ना। तो ये तो बात पहले ही खत्म हो गई। दूसरी बात, मिट्टी में अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है, अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल यानी ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निच्छालन हो सकता है, यानी ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन धीरे धीरे नीचे चला जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट है, देख लेते हैं। अब मैंने 2015 का जो पीटी हो रहा था उसके पहले मेरा जो अपना एक मैगजीन निकलता था दिल्ली मुखर्जी नगर से ही, तो वहाँ मैंने इस पर एक नोट्स बनाया था, और वो कुरुक्षेत्र मैगजीन, आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसी का समराइज करके मैंने अपने मैगजीन में डाला था। देखिए एग्जैक्टली वहीं से सवाल पूछा गया, ठीक है। मैंने कट कॉपी करके यहाँ लगाया है, जैसे ये वाला हेडिंग जो है, हेडिंग के बाद में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट आगे जाके तो मैंने एक साथ इसको लगा दिया। देखिए जरा क्या है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो ये जो मैंने कहा कि ये काम नहीं होगा, ये बात तो सही है कि ये कट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, और देखो एक ही सीक्वेंस है, ये तीनों जो लगाया गया इसी सीक्वेंस से था, इसमें मैंने कोई बदलाव नहीं किया है, ठीक है। तो देखो यूपीएससी जो सवाल पूछती है वो जो ऑथेंटिक मैगजीन वगैरह होते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक जो मैगजीन है, कुरुक्षेत्र का मैंने नाम लिया, अब कुरुक्षेत्र में भी अगर कोई चीज छपा है तो वो सरकारी जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वहां से कई बार चीजों को उठा के ला के रख देते हैं, ठीक है। तो जो सरकारी सोर्स है उन सबको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, सरकारी मैगजीन है उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। ये एग्जाम जो है ना, ये सोर्स बेस्ड एग्जाम है, यानी स्रोत आधारित परीक्षा है, तो स्रोतों पर बड़ा फोकस करना है ना। दूसरी बात है यह है कि हिस्सा तेजी से अम्लीय भूमि में तब्दील होता चला जाता है, ठीक है, यानी भूमि की अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तो सही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है, देखो यूरिया का अधिकांश भाग भूमि में रिस कर या अन्य तरीकों से भूमिगत जल नदियों तालाबों में या झरनों में चला जाता है, तो ये भी पॉइंट सही हो गया ये वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 नंबर इसका क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए, यानी सी नंबर इसका आंसर है। तो कई बार इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, ध्यान में रखना है। जबकि यहाँ क्या है, नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग से नेगेटिव पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, सुझाव दिया जा रहा है सूक्ष्म पोषक व जैविक खाद। तो भारत के कई हिस्सों में मिट्टी सूक्ष्म पोषक जैसे बोरॉन, जिंक, तांबा, लोहे की कमी दर इससे उपज बढ़ नहीं पाती है। ऐसे में सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने वाले खाद कमी पूरी कर सकते हैं। यह जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा देने का एक बड़ा अवसर है। ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एक बात और मैं बताऊं कि 2 वर्ड चल रहे हैं, एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक नेचुरल फार्मिंग, सुना होगा आपने। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या अंतर है। अगेन ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाजार का जो इन्वॉल्वमेंट है फिर से है, बाजार फिर से जैसे फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर लाया था, अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो ला रहा है। मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको मिल जाएंगे। अब उसका भी अपना नुकसान हो सकता है और किसान फिर से फंस सकते हैं, ठीक है, बाजारवादी शक्तियों के चक्कर में जितना फंस सकते। तो नेचुरल फार्मिंग एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। या फिर और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे सुभाष पालेकर जी का फॉर्मूला, वो भी नेचुरल फार्मिंग है। और भी टीसीबीटी अभी बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं ये सब। या फिर मल्टी लेयर फार्मिंग जैसी चीज़ें हो गई, काउ बेस्ड फार्मिंग हो गई, जो कि आर्थिक समीक्षा में इसका उल्लेख किया गया था। तो जैविक खाद के अलावा जो है नेचुरल जो फार्मिंग है वो बेहतर वैकल्पिक हो सकता है। पोषक प्रबंधन, तो मिट्टी की सेहत और उत्पादकता बढ़ाने रासायनिक और जैविक खाद के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए मिट्टी की जांच जरूरी है, ठीक है, तब पता चलेगा कि कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है। इसके अलावा खाद खपत में क्षेत्रीय असंतुलन, जो संपन्न क्षेत्र थे वहाँ ज़्यादा खाद का प्रयोग किया गया, उसका नुकसान भी उनको झेलना पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाले इलाके, हरियाणा में भी अब ऐसा हो रहा है लेकिन पंजाब में ज़्यादा हुआ था। इससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो जाएगा। बढ़ती उर्वरक सब्सिडी देश के लिए गंभीर राजकोषीय समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। जैसे 2022-23 का आंकड़ा अगर हम देखें तो 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी का बजट जो है, देख लिए कितना, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,54,000 करोड़ रुपए, कितना बड़ा अमाउंट। जबकि 2 साल पहले ये 80,000 करोड़ मात्र था, अब 2.5 लाख हो गया। 8×3 = 24, यानी 3 गुने के आसपास मात्र 2-3 साल में बढ़ गया है। क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ा राजकोषीय चुनौती है। तो इससे निपटारा कैसे पाया जा सकता है, जैसे मैंने बताया कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ अगर किसानों को प्रमोट किया जाए तो किसानों को इस तरह के फर्टिलाइजर आदि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सरकार पर भी ये जो राजकोषीय बोझ जो बढ़ता चला जा रहा है, इसके कारण भूमि भी बर्बाद हो रही है, इसके कारण जो है हमें सही अनाज, सही फल सब्जी भी नहीं मिल पा रहा है कंज्यूमर को। इन सब से मतलब हम छूट सकते हैं अगर हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे। तो इस संबंध में सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए, उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
पहला पॉइंट तो ये है कि वर्ष 2016-17 से उर्वरक सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दिया जा रहा है, लेकिन इसमें भी कंपनियों को ही दिया जाता है। ठीक है, देश में यूरिया के उत्पादन का महत्तमीकरण करना, यानी कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। महत्तमीकरण का ये मतलब मत समझ रहे हैं कि यूरिया की खपत को बढ़ावा देना, नहीं। जैसे मान लो कि अगर कोई किसान जो है 100 किलो यूरिया का इस्तेमाल कर रहा था पहले, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब वो जो है 150 किलो करे, ऐसा नहीं है। ये महत्तमीकरण नहीं हुआ। ये मतलब हुआ कि 100 किलो पहले इस्तेमाल कर रहा था, अभी भी 100 किलो करे अगर, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। ये नहीं कि बहुत सस्ते में मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिए, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके वो देखे। ठीक है, और नेचुरल जो तरीके हैं उस पर फोकस करें। ठीक है, गाय पाले और गाय पालने के बाद उसको जो गौमूत्र या गोबर जो हो रहा है उसका प्रयोग अपने खेतों में करें, और भी जो कुछ तरीके हो सकते हैं उसका प्रयोग करें। कई बार जो है हम लोग जैसे नीम की जो पत्तियां हैं उसका प्रयोग पेस्टिसाइड के रूप में किया जा रहा था। ये नेचुरल फार्मिंग का एक पार्ट हो गया है। ठीक है, तो तथा यूरिया सब्सिडी को तार्किक बनाने हेतु सरकार द्वारा नई यूरिया नीति 2015 लागू की गई। इसके अलावा पीके यानी कि फास्फेट और पोटास, एनपीके मैंने बताया था, एनपीके, तो इसमें जो पी और के वाला जो सेक्शन है, तो इस उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी को तार्किक बनाने के लिए सरकार जो पोषण आधारित सब्सिडी यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो उसकी व्यवस्था सरकार ने किया है। अब हम आते हैं पेस्टिसाइड पे, कीटनाशक पे। ये क्या है समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है कि आधुनिक कृषि पद्धतियां जब आई तो बीज का जो प्रतिरोधकता था, बीज की प्रतिरोधकता थोड़ी कम थी। इसके कारण बहुत सारे नए नए तरह के कीट खेतों में आने लगे, उगने लगे। उनको कंट्रोल करने के लिए फिर पेस्टिसाइड की आवश्यकता हुई, कीटनाशक की। जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो है कीटनाशकों के रूप में पहले भी कीट लगते थे, लेकिन उतने नहीं लगते थे, पहली बात तो। दूसरी बात है कि उनको भी कंट्रोल करने के लिए देसी लोकल तरीके थे, जैसे नीम के पत्तियों का प्रयोग होता था, गौमूत्र का प्रयोग होता था, और भी कई सारी चीज़ों का प्रयोग होता था। लेकिन हम आधुनिक तरीकों का प्रयोग करें तो कीड़ों, रोग, चूहों के कारण भारत में उपज को 15 से 25% तक नुकसान हो रहा है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक तो पॉजिटिव इकोसिस्टम होता है, एक नेगेटिव इकोसिस्टम होता है। जैसे ही मान लो कि कोई नेगेटिविटी, जैसे मान लो कि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो नेगेटिविटी हुई। उस नेगेटिविटी के कारण भी कई बार जो है बहुत सारे नए नए कीट उत्पन्न होते हैं। उन कीटों को खाने के लिए फिर कोई एक जीव उत्पन्न होगा, उसको खाने के लिए फिर चूहे उत्पन्न होंगे, उसको खाने के लिए फिर सांप उत्पन्न। इस तरह से एक नेगेटिव इकोसिस्टम खेत में बन सकता है। ठीक है, तो एक तो तरीका हुआ चलो पेस्टिसाइड आदि का प्रयोग किया। दूसरा तरीका ये है कि खेत को पॉजिटिव बनाया जाए। खेत को पॉजिटिव बनाने से भी बहुत सारा जो नेगेटिव इकोसिस्टम है वो खत्म हो सकता है। दूसरे देशों की तुलना में भारत में कीटनाशकों का इस्तेमाल जो है कम किया जा रहा है। वर्तमान में सिर्फ प्रति हेक्टेयर 0.5 किलोग्राम कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, जबकि अमेरिका में यह प्रति हेक्टेयर 7 किलोग्राम है। यूरोप में प्रति हेक्टेयर 2.5 किलोग्राम है। तो वहाँ जहर उनके जमीन में बढ़ता चला जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है ना। जापान में बता रहे हैं कि 12 किलोग्राम, कोरिया में 6.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इस हिसाब से देखने से मैं तो अच्छा फील कर रहा हूँ कि ठीक है, भारत में अगर जहर डाला भी गया है तो कम डाला गया, उसका अगर फिर से रिजर्वनाइज किया जाए अगर जमीन को, तो थोड़ा कम मेहनत लगेगा। इसके अलावा देश में कीटनाशक के इस्तेमाल के मामले में कई चिंताएं हैं। क्या क्या चिंताएं हैं? तो बगैर उचित दिशा निर्देश को अपनाए कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कम गुणवत्ता वाले कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, कीटनाशक उपयोग के मामले में जागरूकता की कमी है। इन कारणों से ही भारत में खाद्य उत्पादन में कीटनाशकों की मात्रा पाई जाती है, जो मनुष्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादक जो मान लो कि जो भी आप चावल, दाल या जो कुछ भी यूज करते हो, अब ये जो पेस्टिसाइड डाला जा रहा है ना, ये पेस्टिसाइड भर भर के जो किसान भाई डाल रहा है, ये इन फसलों में जा रहा है। फसल का जो उत्पादकता होगा, जो आप यूज करते हो खाद्यान्न, दलहन आदि के रूप में, फल सब्जी के रूप में, उसमें ये पेस्टिसाइड चला जा रहा है। पेस्टिसाइड क्या है? जहर है। अब वो खाद्यान्न में अगर आपका जो है पेस्टिसाइड चला गया तो आपके अंदर भी कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। न सिर्फ मनुष्य के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। बचने की आवश्यकता है। सुझाव कुछ दिया गया इस संदर्भ में। क्या क्या सुझाव है? तो पहली बात तो है कि किसानों को जानकारी दी जाए कि जो भी कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है प्रॉपर किसान को ट्रेनिंग दिया जाए। ठीक है, और कम से कम इस्तेमाल करें, ये बात विशेष रूप से बताया जाए। ये जो एक संस्था है केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड पंजीकरण समिति ने कीटनाशकों के इस्तेमाल की मात्रा
उपयोग के बीच समयांतर और उनकी विषाक्तता के स्तर को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, तो अब इन दिशा निर्देशों को जो है किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसके अलावा एकीकृत कीट प्रबंधन पर अपेक्षाकृत रूप से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें सांस्कृतिक हो जाएगा, यांत्रिक व जैविक तरीकों के जरिए कीट प्रबंधन और रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत आधारित इस्तेमाल के बीच तालमेल हो। जैविक कीटनाशकों और बायो कंट्रोल एजेंट के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, जो भी नेचुरल तरीके हैं उसको प्रमोट करने की आवश्यकता आदि है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जिन 3 टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया, विशेष रूप से उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि किताबों में तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे इसमें रमेश सिंह के किताब के आधार पर चीज़ों को कुछ अपडेट मैंने अपने तरफ से करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, कीटनाशक, उर्वरक और हाई यील्ड वैरायटी के बीज आदि के बारे में। लेकिन आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखना है, क्योंकि एग्जाम में दोनों से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।